भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें पामपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजोपोरा से अरशीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वाणी, अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, श्रीगुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ, पाडेर नागरेनी से सुनील शर्मा, भद्रवाह से दलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार, रामबन से राकेश ठाकुर, बनिहाल से सलीम भट्ट, शानगुस अनंतनाग से पूर्व वीर सर्राफ और इंदरबल तारिक कीन, चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर, कोकरनाग से प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से भाजपा ने शगुन परिहार को उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए शगुन परिहार ने कहा कि चुनाव में जीतने पर राज्य के अन्य मुद्दों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करूंगी हमारे नरेंद्र मोदी सरकार का, हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं की मैं तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मेरे किश्तवाड़ के लोग जो हमेशा हर कदम पे 2018 के बाद हमारे साथ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है ये किश्तवाड़ के लोग मेरा सर झुकने नहीं देंगे। इस यज्ञ में जो उतरी हूँ वो मेरा साथ देंगे और मुझे पूर्ण संख्या से जिताएंगे। और इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो हमारे खास सहयोगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्र इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी राजेश राज भी दोनों ही लोग इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। इस लिस्ट को देखते हुए पहले 15 नाम और अब एक और नाम जुड़ गया, 16 नाम जुड़ गया है, कैसे देखते हैं इस पूरे लिस्ट को? क्या बीजेपी ने इस बार भी, चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं 10 वर्षों के बाद, एक एक नाम पर बहुत ही गहनता के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस लिस्ट को तैयार किया गया होगा? वैसे अगर आप इस लिस्ट को देखते हैं तो हम लोग जो अब इतने बरसों से, महीनों से सुनते रहे, नया कश्मीर का आर्टिकल 370 हटने के बाद और जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके और जो डेवलपमेंट का हमने प्रोसेस देखा तो नया कश्मीर की बात तो थी। अब उस नया कश्मीर के साथ में जोड़ते हुए बीजेपी का जो ये नया लिस्ट है, उस लिस्ट के साथ में उसने नया नेतृत्व का भी एक कम से कम पार्टी ने झलक दिखाई है। अब सवाल ये है कि उसमें जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता या आप कह सकते हैं जो पुराने नेता थे और उसके साथ में जो कैडर थे, उसमें प्रायोरिटी क्या होगी? अभी आप देखिए कि लिस्ट के बाद जो है इतना आसान भी नहीं है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं की जो है आपसी मनमुटाव शुरू हो गई है, वहाँ काफ़ी लोग जो है आक्रोश में भी दिखे हैं। तो ये स्वाभाविक है, जब लिस्ट आती है तो कई की नाराज़गी होती है, कई के घरों में खुशियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच में अगर आप देखें टोटलिटी में तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बीजेपी ने अपने नए नेतृत्व पर भरोसा किया है। और नए नेतृत्व पर भरोसा करने का मतलब है कि आप अगर कश्मीर की जो हालात है और डेमोक्रेसी की जो एक नई शुरुआत कश्मीर में होने जा रही है आर्टिकल 370 हटने के बाद, ये पहला इलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि ये एक शुभ संकेत है जम्मू कश्मीर के लिए कि नए चेहरे के साथ में नया कश्मीर की जो परिकल्पना है, नया कश्मीर का जो अभी विकास की जो रफ्तार है, उसमें ये लोग कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपने बताया कि अब जब इस पूरे लिस्ट को लेकर मंथन हो रही थी, आप इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे उस दौरान। मेरा सवाल कि इस पूरे लिस्ट को लेकर जिन नामों पे चर्चा हम कर रहे हैं उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से, और इस सवाल को लेकर मैं विनोद जी के पास भी जाऊँगा, कि उन्होंने कहा कि युवाओं को अब राजनीति में आना चाहिए, खासकर युवाओं को लेकर उन्होंने जिक्र किया। शगुन परिहार एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। देखिए, रविवार की देर शाम अगर हम कहें तो केंद्रीय चुनाव समिति जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, वो बैठक देर शाम तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के जितने बड़े नेता थे, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, रविंद्र रैना की बात करें, राम माधव जो बीजेपी के प्रभारी हैं, उन तमाम लोगों ने उसमें प्रत्याशियों के चयन के लिए अंतिम मुहर जो है वो लगाया। लेकिन उसके पहले अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलें तो तकरीबन 3-4 दिनों से हसीब ऐसा देखा जा रहा था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह,
वो रायशुमारी कर रहे थे। अपने जो प्रदेश के तमाम नेता थे, उनके जो प्रभारी थे, इन लोगों के साथ लगातार कई दिनों से इस लिस्ट को फाइनल करने के लिए रायशुमारी चल रही थी। और अगर रात की बात करें तो रात सिर्फ उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए जो है एक परंपरा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और उस बैठक में कहीं ना कहीं नाम पर मुहर लगती है। तो जो आज सूची जारी हुई है वो रात की बैठक का ही रिफ्लेक्शन है। जहां तक युवाओं की सियासत की बात करें तो प्रधानमंत्री सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में वो चाहते हैं कि जो नए लोग हैं वो चुनकर आए। और शगुन परिहार का आपने उदाहरण दिया, निश्चित तौर पर एक नए चेहरे के तौर पर, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कश्मीर के युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शगुन परिहार जो है एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं। और ऐसे युवा जो कश्मीर में हमेशा हिंसा, अलगाववाद या आतंकवाद की चपेट में रहे हैं, पत्थरबाज की श्रेणी में उनकी गिनती होती रही है, लेकिन धारा 370 और 35A के हटने के बाद कश्मीर विकास की पटरी पर दौड़ पड़ी है। और भारत सरकार और बीजेपी की ये कोशिश है कि जो विकास की पटरी पर कश्मीर दौड़ पड़ी है वो उस पटरी से बेपटरी ना हो, उतरे नहीं। राजेश, मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। पीएम मोदी स्टार प्रचारक होंगे, ये स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट होती है और वो लिस्ट अब जारी हो गई है। बीजेपी की तरफ से कौन कौन से लोग होंगे जो कि प्रचार अभियान को धार देने का काम करेंगे जम्मू और कश्मीर में, उन लोगों की लिस्ट, उन लोगों का नाम अब आ गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी हो गई है। 40 स्टार प्रचारक इस लिस्ट में शामिल हैं, 40 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। इसके अलावा अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए वहां पे वोट मांगने का काम करेंगे, स्टार प्रचारक का वो रोल अदा करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर 40 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। प्रतिक्रिया विनोद जी आपकी। देखिए, ये इंतजाम पहले लिस्ट आने के बाद तो कम से कम ये बात था कि सब पार्टियों के अपने अपने जो स्टार प्रचारक है उनके लिस्ट जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के भी जो 2-3 कम से कम मुझे लगता है कि रैलियां कश्मीर के वादी में होना है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं राजेश राज जो बता रहे थे वो उसकी बात मैं कहते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ कि देखिए 3 फेज का ये इलेक्शन है। बीजेपी की ये पहली फेज के जो इलेक्शन के जो कल का नॉमिनेशन का लास्ट डेट है उसके लिए ये लिस्ट है। उसके बाद दूसरे फेज और तीसरे फेज के चुनाव होने हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीजेपी इस बार कैंडिडेट के सिलेक्शन में दूसरे पार्टियों से अलग कैसी दिखती है। ये अलग दिखने के साथ में मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरी पार्टी तो अभी तक नाम तो डिक्लेयर ही नहीं किया। नहीं, आज सीट शेयरिंग के लिए वहां भी है क्योंकि आज लास्ट डेट है उनका भी। कल का नॉमिनेशन का लास्ट डेट है तो जाहिर सी बात है कि सारी पार्टियों को भी अपने अपने नाम सामने में खोलने ही पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की बात है कि इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी क्या मैसेज दे रहे हैं, चाहती है। अगर ये मैसेज सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी से या जो राजेश राज कहते हैं कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से जम्मू कश्मीर की ओर है कि हम युवाओं का एक नेतृत्व देना चाहते हैं। युवाओं के नेतृत्व देने से मतलब साफ है कि जो परिवारवाद का जो वंशवादी पार्टी की जो वहां पे एक परंपरा जम्मू कश्मीर में बनी थी, उससे अलग हटकर आप क्या बात करें, उसके बाद आप फारूक अब्दुल्ला परिवार की बात में आप मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करें, तो ऐसे 4-5 परिवार तक ही जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत इतने वर्षों तक घूमती हुई थी। अब इसमें जब पंचायती राज का चुनाव हुआ, जिस चुनाव में आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पहले बाइकआउट किया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी बाइकआउट की। इन पार्टियों को लगा जब ये नए फेज और नई पौध जो इस चुनाव प्रक्रिया में बढ़ के सामने में आए और आने के बाद जो वहां पीपुल गवर्नेंस का जो एक मॉडल दिया जम्मू कश्मीर ने, वो इतने कमाल की चीज थी असीम कि आप जम्मू कश्मीर का जो पंचायती राज का जो मॉडल है पूरे देश के लिए एक सबक है, जहां पंचायती राज ने अपने अपने इलाके में 100% सेंटर के सारे फ्लैगशिप स्कीम को जमीन पे उतार दिया था। तो ये युवाओं पे जो लोगों का भरोसा है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक दांव खेला है इस युवाओं पे कि बड़े नाम से बेहतर है कि जो युवा काम कर रहे हैं वहां लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अगर आप पार्टी अगर सामने में लाती है, लोगों के सामने में लाती है, तो शायद बीजेपी के लिए एक अच्छी बात होगी और एक बड़ा मौका भी होगा। ठीक है राजेश, लेकिन हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 10 साल के बाद
वहाँ पे होने जा रहे हैं। पिछला चुनाव 2014 में हुआ था, उसके बाद से सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। 370 खत्म हुए भी 5 साल हो चुके हैं। अब जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे हैं कि अब युवा, उनका जोश, उनका उत्साह, पॉलिटिक्स में आना, पीएम का अपील करना कि आप आइए, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये अब चुनाव होंगे अगले महीने सितंबर में। आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से इस जम्मू कश्मीर के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 10 साल के बाद चुनाव होने हैं, और इस 10 साल में अगर आप देखें तो और 370 खत्म होने के 5 साल के बाद, बिल्कुल, तो कैसे कश्मीर जो है वो बेपटरी से पटरी पर लौटी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ये जमहूरियत का जश्न है। हर हाल में यहाँ के जो लोग हैं, जो कश्मीर के लोग जो जमहूरियत में भरोसा रखते हैं, वो हर हाल में चाहेंगे कि वो जमहूरियत के जश्न में शरीक हों, और एक नई सरकार जो वहाँ चुनकर आए वो कश्मीर को विकास की पटरी पर जो दौड़ रही है कश्मीर, उसको और भी रफ्तार दे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एक गठबंधन उभर कर सामने आया है, इस गठबंधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करती है कि धारा 370 को वापस लाएंगे, उस पर कल रविशंकर प्रसाद ने जब प्रेस किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको ये समझना चाहिए कि कश्मीर में हुकूमत में आ जाने के बाद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि वो केंद्र में एक चुनी हुई सरकार चाहिए, जो सरकार वो बदल सके। तो क्या कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने को इस मुद्दे पर एसोसिएट करती है, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो नारा था कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं हो सकता है, और उसको धारा 370 खत्म करने के बाद जो भारत सरकार ने वहां पर एक ऐसी स्थिति जो है कायम की है कश्मीर में कि आज कश्मीर का नौजवान आराम से लाल चौक पर घूम सकता है। लेकिन विनोद जी, मेरा सवाल आपसे एक ये होगा कि जिन पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें कही हैं, उनकी भी तो राजनीतिक मजबूरी है, उनको भी तो उन्हीं को कैटर करना है, उनको भी तो वोट चाहिए। बहुत सही सवाल किया आपने। सिर्फ देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि वो पार्टियां जिनको राजनीति करनी है, आपने सही कहा कि उनके पास एजेंडा नहीं है। आज की तारीख में एजेंडा नहीं है कि इसका मैं कैटेगोरिकली इस चीज़ को सपोर्ट दे सकता हूँ इस बात से कि जम्मू कश्मीर में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि उस चुनाव में कभी भी कोई डेवलपमेंट का या कोई एक नेशनल इशू का या कोई बड़ा एजेंडा नहीं रखा गया था, किसी भी पार्टी का आप कह सकते हैं। तो उस वहाँ पे एजेंडा जो एनसी और मेनली पीडीपी, इन्हीं का ज़्यादा एजेंडा वहाँ होता था। वो दोनों एजेंडा इमोशनल कार्ड होता था कि अगर ये सरकार हमारी नहीं बनेगी तो हमारा आर्टिकल 370 छीन जाएगा, हमारा जो है कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो छीन जाएगा, हमारी जो जम्मू कश्मीर में अपनी एक पहचान है, आइडेंटिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से एक एप्रीहेंशन का माहौल लोगों के सामने में लाया जाता था, और उसके बाद उस चुनाव में वो सत्ता में वापस आते थे। तो ये चीज अब उनके सामने में ये बात कहने के लिए कोई ऐसा मॉडल तो उन्होंने है नहीं। उमर अब्दुल्ला के 6 साल हुए, उस महबूबा मुफ्ती की 6 साल थे, क्या वो 6 साल में विकास के कोई एक बड़ा मॉडल बनाई होती कि हमने अपने दौर में 50 मेडिकल कॉलेज खोले, या हमने अपने दौर में इस रोड कंस्ट्रक्शन का आपने इतना काम किया। ये सारे काम इस 5 साल आर्टिकल 370 हटने के बाद हुआ है। तो आपके पास उस विकास का कोई मॉडल ऐसा नहीं है जो आप लोगों को बता सके कि हम जो डेवलपमेंट का मॉडल वहां बनाए थे उसको लाना चाह रहे हैं। सत्य आपको ये देखिए कि इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर के लगभग 1100 से 1200 गांव, पहाड़ के ऊंचे हाई रिच की बात मैं कह रहा हूं, जहां पे आज तक बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंची है। कश्मीर के वो पूरे हाई रिच में, कुपवाड़ा सबके इलाके में चले जाइए तो जल जीवन मिशन से इस टेन्योर में, गवर्नर रूल में, आप वहां देखिए कि वहां नल का जल पहुंचा है। तो ये सारी चीजें, ये सारी सहूलियतें जो लोगों को 5 साल में मिली है, वो उनके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस है। और हमने वहां से प्रतिक्रियाएं भी दिखाई थी कि किस तरह से लोग काफी खुश हैं कि किस तरह से जो केंद्र की योजना है, जो लोगों को एक मुख्य धारा में लाने की बात थी डेवलपमेंट से, वो मॉडल जब आपके सामने में है
तब फिर आपके सामने में आपकी मजबूरी होगी कि आप वही स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे जो 90 के आपके एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म कहते हैं, वो सॉफ्ट सेपरेटिज्म आप सामने विनोद जी, एक प्रतिक्रिया हम दिखाना चाहते हैं प्रदर्शकों को कि जम्मू कश्मीर के जो शोपियां हैं विधानसभा क्षेत्र से, भाजपा के उम्मीदवार जावेद अहमद कादरी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है। और आपको याद ही होगा 2014 में सबसे ज़्यादा वोट शोपियान से ही आए। और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत फतह करेंगे। तो शोपियां से जो उम्मीदवार है उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई, 40 स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से होंगे। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है और जो प्रचार अभियान होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा। वो इसलिए कि एक तरफ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी वो उन मुद्दों को लेकर जाएगी कि देखिए 370 को आना चाहिए, हट जाने से क्या कुछ नुकसान हो रहा है, 35A को लाना चाहिए। और दूसरी तरफ बीजेपी जाएगी कि देखिए हमने इसको हटा के 5 साल में क्या कितना कुछ विकास का काम किया है। तो एक तरफ ये सारे मुद्दे को हटाने से क्या कुछ नुकसान हुआ वो उस बात का जिक्र करेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी कहेगी देखिए इसको हटाने से फायदा क्या कुछ हुआ, इस बात का बीजेपी जिक्र करेगी। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा होगा और धारा 370 के हटने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर काम किया या भारत सरकार के द्वारा जो काम किए गए वो भी एक बड़े मुद्दे होंगे। हर हाल में बीजेपी चाहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक चमकदार चेहरा है, उनका जो एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के सहारे जम्मू कश्मीर में अपनी जो धमक है उसको वो बनाए रखें। और तमाम जो भारत सरकार की योजनाएं हो या फिर भारत सरकार ने जो कई तरह की सुविधाएं वहां पर देने की कोशिश की है, उसका लाभ जो आम जन को मिला है उसे भुनाने की कोशिश हर हाल में बीजेपी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी वहां होंगी। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम जो बड़े नेता हैं ये वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। और 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसको बीजेपी ने अभी जारी किया है, जिसमें तमाम बड़े नेता के अलावा जम्मू कश्मीर के जो बहुत सारे नेता हैं उनके भी नाम इसमें शामिल हैं। तो चुनाव कहीं ना कहीं दिलचस्प जरूर होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, लेकिन जो सबसे अहम बात होगी असीम वो यही कि कश्मीर जो विकास की गंगा वहां बह रही है, उस विकास की गंगा रुकने ना पाए। हाँ, रुकने ना पाए, यह एक बड़ा वो मुद्दा होगा। और आपने देखा कि वहां पर रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी। अभी जो सीटों के जो बंटवारे हुए हैं उसमें आप देखिए नए परिसीमन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो दिखाई पड़ रही है, उस वर्ग के उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो एक जो हिंदुस्तान की परिकल्पना है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है और जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है और जो हमारा संविधान कहता है, उसके हिसाब से यह चुनाव हो रहा है, जो एक अनोखा चुनाव होगा। पहली मर्तबा इस तरह के चुनाव होंगे जब सब कुछ जो है वो एक होगा। जिस एक विधान एक प्रधान की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया करते थे, वो धारा 370 हटने के बाद ये चुनाव पहला चुनाव होगा जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपने अपने तर्कश से तीर तो निकालेंगी कि वो चाहेंगे कि हम अपने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर वो जीत की कमान जो है अपने हाथ में लें। लेकिन यह जो एक मुद्दा है, यह मुद्दा सर्वोपरि होगा। लेकिन विनोद जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था, बीजेपी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का विधानसभा चुनाव, जैसे पिछली बार उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, इस बार वो किसी के साथ ना प्री पोल ना पोस्ट पोल अलायंस करने वाले हैं। और घाटी में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं हम उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैं थोड़ी सी उसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ कि रिजर्वेशन की बात जो है वो, अगर हम इस बात को देखें कि इस बार भी चुनाव में नया क्या है, तो थोड़ा शायद दर्शकों को भी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा समझने में। नया ये है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि इस बार 16 सीटें ऐसी हैं डिलिमिटेशन के बाद, जो 16 सीटें एससी और एसटी कम्युनिटी के आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि 90 सीटों के विधानसभा में 16 सीटें एससी एसटी जीत के जहां से वहां पे चुनाव में अपनी भागीदारी बनाती है, तो ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है कि आप पहाड़ के ऊपर में गुज्जर हो, बकरवाल हो, यहाँ ऊपर में जो पहाड़ी है उनकी भूमिका अब विधानसभा में होने वाली है, जो अब तक नहीं हुई थी। अब तक उनके चेहरे भी नहीं होते थे।
ये इम्पॉर्टेंट और हो जाता है कि ये एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर होंगे या किंग मेकर की भूमिका में होंगे। मैं और एक ये शायद विनोद जी आजादी के बाद लगता है पहली बार मैं उसमें एक और ऐड कर दूं विनोद जी, माफी के साथ, कि उसमें जो पाकिस्तानी विस्थापित हिंदू हैं जिनको कि अभी तक चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनको भी इस बार पहली बार 70 सालों में पाकिस्तानी रिफ्यूजी की बात तो उससे भी ज्यादा आप देखिए, वाल्मीकि समाज के जो लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ में वहाँ स्पेशल स्टेटस में उनको कोई वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। वाल्मीकि समाज के लोगों को किसी भी स्कूल में पढ़ने लिखने, कॉलेज में और नौकरी करने में भी उनको किसी तरह की उसमें छूट नहीं थी स्पेशल स्टेटस पे। ये पहली बार हो रहा है कि वाल्मीकि समाज के जो दलित हैं वो वोट डालेंगे और उनके कैंडिडेट भी होंगे। ये पहली बार होगा कि आप ये देखिए कि पीओके रिफ्यूजी की बात आप कह रहे थे, पीओके रिफ्यूजी जो है, जो आप सोचिए इतने वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, पाकिस्तान से आए हुए कई शरणार्थी में मनमोहन सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट जब इस बार आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, तो आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें दिखेंगी। जो इसलिए आपने जब कहा था कि इंटरेस्टिंग चुनाव है, तो इंटरेस्टिंग चुनाव के कई फैक्टर हैं जो धीरे धीरे आपके सामने में आएंगे। और बीजेपी को जो कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो किसी भी पार्टी के साथ में अलायंस का उसने बीजेपी ने नहीं किया है, प्री और पोस्ट पोल अलायंस का। और बीजेपी का हमेशा रहा है, जम्मू सेंट्रिक बीजेपी का हमेशा एक कैंडिडेट का रहा है वहाँ की। जम्मू में लगभग बीजेपी कम से कम 8 से 10 सीटें जीतती रही है, पहले से भी जीती रही है। लेकिन कश्मीर में, घाटी में इस बार क्या लगता है विनोद जी कि फोकस बीजेपी का जम्मू पे इस बार भी ज्यादा रहेगा या कश्मीर को भी इस बार ज्यादा फोकस? देखिए, बीजेपी का अगर हमें कहें कि अगर ईमानदारी से बात करें तो बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा SC ST के जो 16 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडिडेट का आप देख रहे हैं उसमें जो नए चेहरे और नए नाम देख रहे हैं, उसमें भी कई ST के और SC के जो पुराने दावेदार थे उसके जगह यूथ को दिया गया, उसके जगह जो वहां पे लोग काम कर रहे थे उनको सामने में लाया गया है। तो जाहिर सी बात है, पुराने जो लोग थे उनकी थारी नाराजगी तो नहीं होगी। अब आप देखिए कि हमने जो ये लिस्ट में देखा है, अभी तक उस लिस्ट में जो पुराने फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनका भी नाम नहीं है। निर्मल वर्मा। तो ऑब्वियसली ये बात तो होगी, हो सकता है अभी 2 लिस्ट अभी आना और बाकी है, उनके का भी नाम नहीं है। वो नाम आ जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी नहीं है, नाम नहीं है तो अभी नहीं है। इसका मतलब पार्टी के स्तर पर ये मंथन है कि नया नेतृत्व जो है जम्मू कश्मीर में देना है, और नए नेतृत्व को ये नया कश्मीर का जो एक डेवलपमेंट का जो वहां बना है उसमें उसकी भागीदारी बढ़ानी है। इस हिसाब से आप देखें तो बीजेपी के लिए ये चुनाव सच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने नए कैडर्स को, नए यूथ को उसमें मुख्य धारा में ला सकते हैं। राजेश, न सिर्फ ये महत्वपूर्ण है बल्कि केंद्र को और बीजेपी को ये भी साबित करने का एक मौका है कि उन्होंने जो फैसला लिया आज से 5 साल पहले वो सही फैसला है और वो जम्मू कश्मीर के हित में लिया गया था फैसला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को रिजर्वेशन के सवाल पर कई बार जो है उनको घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टियां या फिर जो समाजवादी सियासत में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं वो घेरती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उन्होंने विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, रिजर्वेशन को जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है और उसकी कहीं ना कहीं जो गूंज है वो बहुत दूर तक सुनाई पड़ रही है। और निश्चित तौर पर उसकी गूंज घाटी से लेकर चोटी तक सुनाई पड़ेगी, क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर सरकारें बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, गिरती रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। और यह एक बड़ा आंदोलनकारी परिवर्तन का संकेत भी हम कह सकते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन जो काम धारा 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर में हुआ है उसकी गूंज घाटी से लेकर चोटी तक सुनाई पड़ेगी। ये हम मोटे तौर पर इस चुनाव की सबसे बड़ी सफलता या सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि वो गूंज जो है वो सुनाई जरूर पड़ेगी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है। विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े, और राजेश आपका भी, आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ेंगे आगे, कहेंगे